अभिमन्यु चकिया और उसके आसपास की सभी साड़ी वाली दुकानों पे पता करने के लिए निकला था कि जिन एक जैसी दिखने वाली लाल साड़ियों से डायन लाशों को लपेट रही है, वो लाल साड़ियाँ कहाँ से खरीदी गई हैं। लेकिन जैसे ही वो घर से अपनी मोटरसाइकिल पे निकला, उसके पीछे मोपेड पे सवार एक अनजान शख्स लग लिया, जिसके इरादे कुछ नेक नहीं लग रहे थे। चिलचिलाती गर्मी पड़ रही थी। बाइक पर सवार अभिमन्यु को लग रहा था जैसे उसकी बाइक की चमड़े की सीट गर्मी से पिघलती जा रही है। धूप में उसकी पीठ और पैर झुलस रहे थे और उसके कपड़े भट्टी की गर्म आग से निकले हुए लग रहे थे। मौसम की गर्मी ने वैसे ही उसको बेहाल कर दिया था। ऊपर से वो चकिया और आसपास की सभी साड़ियों की दुकानों पे जा चुका था, जहां उसे कोई भी ठोस सुराग नहीं मिला था जो चकिया में हो रही खौफनाक हत्याओं के रहस्य को सुलझा सके। अब तफ्तीश करने के लिए सिर्फ एक आखिरी साड़ी की दुकान बची थी और अभिमन्यु की सारी उम्मीदें उसी पर टिकी थी। साड़ी की दुकान की तरफ जाते हुए अभिमन्यु अपनी मोटरसाइकिल के शीशे में पीछे से उसी गमछे में मुंह छिपाए हुए आदमी को मोपेड पर आते देखा। अभिमन्यु जानता था कि सुबह जब वो घर से निकला था, तब से वो आदमी उसका पीछा कर रहा है। पहले उसे लगा कि मोपेड पर सवार वो आदमी उससे आगे निकलना चाहता था, इसलिए अभिमन्यु ने उसे रास्ता भी दिया, पर वो आदमी किसी गली में अचानक से गायब हो गया था। अभिमन्यु ने तय कर लिया था कि वो उस आदमी का सामना करके रहेगा। आखिर कौन था वो आदमी और क्यों अभिमन्यु का पीछा कर रहा था? अभिमन्यु साड़ी की दुकान के पास अपनी बाइक पार्क करके उस आदमी के आने का इंतजार करने लगा, पर वो शख्स कहीं दिखाई नहीं दिया। कुछ देर इंतजार करने के बाद अभिमन्यु दुकान के अंदर चला गया। दुकान में एक सेल्समैन कुछ महिलाओं को साड़ियाँ दिखा रहा था। दुकानदार अपनी मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। अभिमन्यु दुकानदार के पास आकर अपना परिचय देते हुए बोला, मैं इंस्पेक्टर अभिमन्यु और मैं यहाँ चकिया में हो रही हत्याओं की तफ्तीश के सिलसिले में आया हूँ। दुकानदार अभिमन्यु के बारे में जानता था। उसने कठोर स्वर में कहा, आपको तो गाँव वालों ने इस केस से निकाल दिया था। अभिमन्यु ने मन ही मन सोचा, इस गांव में खबरें वाकई आग की तरह फैलती हैं। उसने दुकानदार से कहा, वो सब जानने की आपको ज़रूरत नहीं है, मैं इस लाल साड़ी की तलाश में हूँ। अभिमन्यु ने उसे अपने मोबाइल पर उस लाल साड़ी की फ़ोटो दिखाई और पूछा, क्या आपके पास ऐसी कोई लाल साड़ी है? दुकानदार ने वो साड़ी बड़े ध्यान से देखी और कहा, हाँ ऐसी है यहाँ, मैं अभी दिखाता हूँ। ये सुनकर अभिमन्यु के मन में उम्मीद जगी। दुकानदार ने अपने सेल्समैन को आवाज़ दी, अरे भुवन, अपने पास ड्रायर में रखी हुई सारी लाल साड़ियाँ लाना। तो भुवन साड़ियाँ लेने चला गया। अभिमन्यु ने ये सुनकर मन ही मन सोचा, बस एक बार ये साड़ी मिल जाए, फिर मैं इन गाँव वालों और उस ढोंगी तांत्रिक को बताऊंगा कि ये काम किसी डायन वाइन का नहीं बल्कि किसी सातिर सीरियल किलर का है। अगले ही पल भुवन ने साड़ियों की एक थप्पी लाकर अभिमन्यु के सामने रख दी। दुकानदार बोला, ये लीजिए, एक से एक चटक लाल साड़ी, बिल्कुल वैसी जैसी फ़ोटो में दिखाई थी आपने। अभिमन्यु ने उन साड़ियों को देखा और मायूस हो गया। उसने दुकानदार से कहा, ये वैसी नहीं है, और ये बोलकर अभिमन्यु ने फिर से दुकानदार को फ़ोटो दिखाई। दुकानदार ने मोबाइल में फ़ोटो देखकर कहा, वैसे ही तो है। अभिमन्यु ने सख्ती से कहा, नहीं वैसी नहीं है। तभी भुवन बीच में बोल उठा, एक मिनट जरा मुझे फ़ोटो दिखाइएगा। भुवन ने बारीकी से फ़ोटो देखी और उसे एक झटका सा लगा। उसकी आंखों में खौफ उतर आया। उसने कांपती आवाज़ में कहा, ये तो वही खूनी साड़ी है। ये सुन दुकानदार भी हैरत में पड़ गया और बोला, खूनी साड़ी? भुवन ने गहराई हुई आवाज़ में कहा, इसी लाल साड़ी में तो लपेट देती है मारने के बाद वो डायन। ये सुनकर दुकानदार अभिमन्यु पर बरस पड़ा और चिल्लाते हुए बोला, आप सोच भी कैसे सकते हैं कि मैं वो खौफनाक खूनी लाल साड़ी अपनी दुकान में बेचूंगा? सच कहते हैं ये गांव वाले, इस केस पर किसी काबिल पुलिस अफसर की ज़रूरत है। ये सुनकर अभिमन्यु को बहुत बेइज्जती महसूस हुई और उसने पलटवार करते हुए कहा, और मुझे लगता है इस गांव को पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, आप जैसे गंवारों की नहीं जो सिर्फ अंधविश्वासों में यकीन करना जानते हैं। दुकानदार को अभिमन्यु की ये बात चुभ गई और वो कुछ कहने ही जा रहा था कि अभिमन्यु ने उस पर एक चेतावनी भरी नज़र डाली, जो दुकानदार को खामोश करने के लिए काफ़ी था। फिर अभिमन्यु ने भुवन को देखा और पूछा,
तुम्हें कैसे पता डायन इस लाल साड़ी में लपेट कर मारती है? भुवन घबराहट भरी आवाज़ में बोला। मैंने उस राहगीर की लाश देखी थी और मेरे बाबूजी भी मुझे इस डायन की कहानी सुनाया करते थे। ये सुनकर अभिमन्यु के कान खड़े हो गए। अभिमन्यु ने तपाक से पूछा, क्या उस डायन की कहानी? भुवन थोड़ा धीमे स्वर में बोला, यही कि डायन लोगों को रात 9 बजे के बाद मारती है और लाल साड़ी में उनकी लाश को लपेटती है। अभिमन्यु चिढ़कर बोला, ये तो सबको पता है, असली कहानी क्या है? भुवन बोला, बाबूजी ने मुझे बचपन में सुनाई थी, अब इतने सालों बाद मुझे ठीक से याद नहीं। दुकानदार को भी इस कहानी के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी। उसे बस इतना पता था कि चकिया गांव पर इस डायन का बुरा साया पिछले 25 सालों से मंडरा रहा था। अभिमन्यु भुवन के बाबूजी से मिलना चाहता था, लेकिन भुवन ने उसे बताया कि अब बहुत देर हो चुकी है। अभिमन्यु को कुछ समझ नहीं आया और उसने पूछा, देर क्यों हो गई? भुवन ने कहा, बाबूजी 5 साल पहले ही स्वर्ग सिधार चुके हैं। उसी वक्त 2 औरतें दुकानदार के पास आईं और एक साड़ी दिखाकर बोली, ये वाली साड़ी पैक कर दो भैया। भुवन साड़ी का बिल बनाने चला गया। सारी बातें सुनकर अभिमन्यु थोड़ा मायूस हो गया और एकटक अपने मोबाइल में उस साड़ी की तस्वीर को देखने लगा। एक महिला जो अभिमन्यु के मोबाइल में ताक झाँक कर रही थी, उसने देखा कि अभिमन्यु अपने मोबाइल पर लाल साड़ी की फोटो देख रहा है। वो चिल्लाकर बोली, अरे सुशीला सुन, ये तो वही राजकुमारी साड़ी है जिसके बारे में मैं तुझे बता रही थी। ये सुनकर अभिमन्यु चौंक गया और उसने तुरंत उस महिला से पूछा, आप ये साड़ी पहचानती हैं? महिला ने कहा, अरे हाँ, 3 साल से आनी बंद हो गई है ये साड़ी। बहुत खास तरह की साड़ी है ये, है ना सुशीला? दूसरी महिला सुशीला अपनी खरीदी हुई साड़ी का बिल चुकाकर अपनी दोस्त के पास आई और मोबाइल पर लाल साड़ी की फ़ोटो देखते हुए बोली, अरे हाँ, ये तो वही राजकुमारी साड़ी है। अभिमन्यु ने उम्मीद भरी आवाज़ में कहा, क्या आप मुझे राजकुमारी साड़ी के बारे में बता सकती हैं? इसे इस नाम से क्यों बुलाते हैं और मुझे बिल्कुल ऐसी साड़ी कहाँ मिलेगी? सुशीला ने कहा, आपको अब ऐसी साड़ी सिर्फ एक ही जगह मिल सकती है और वो है यहाँ से 3 घंटे दूर मुजफ्फरपुर में। अभिमन्यु के दिमाग में बहुत सारे सवाल चल रहे थे, पर उन महिलाओं के पास उनके जवाब नहीं थे। उसे सिर्फ इतना पता चला कि ये खास तरह की हाथ से बुनी साड़ी है और अब सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही मिलेगी, क्योंकि ये सिर्फ वहीं पे बनाई जाती थी। अभिमन्यु ने तय कर लिया था कि उसका अगला पड़ाव मुजफ्फरपुर होगा। उसने घड़ी देखी, शाम के 4 बजे थे। उसे एहसास हुआ कि मुजफ्फरपुर जाने में 2 से 3 घंटे लग जाएंगे और जब तक वो मुजफ्फरपुर पहुंचेगा काफ़ी देर हो चुकी होगी। उसने तय किया कि वो अगली सुबह वहां जाएगा और पूछताछ करेगा। वो साड़ी की दुकान से निकलकर उस तरफ चलने लगा जहां उसने अपनी मोटरसाइकिल पार्क की थी। उसने नज़र दौड़ाई, उस शख्स को ढूंढने की कोशिश की जो सुबह से उसका पीछा कर रहा था, पर वो कहीं दिखाई नहीं दिया। अभिमन्यु अपनी मोटरसाइकिल पर बैठकर वहां से निकल गया। अभिमन्यु के जाते ही गमछे से मुंह लपेटे एक आदमी उस साड़ी की दुकान पर आया जहां से होकर अभिमन्यु गया था। उस आदमी ने अपना चेहरा दुकानदार को दिखाया तो उसे वो फौरन पहचान गया। ये वही आदमी था जिसे अभिमन्यु ने रात को बरगद के पेड़ के पास और गांव की सभा में देखा था। दुकानदार ने ड्रायर से एक नोट की गड्डी निकाली और उस आदमी को दे दी। ऐसा लग रहा था कि गमछे वाला आदमी अक्सर यहाँ आकर कुछ वसूली करता है। उसने इस बार पैसे लेने से मना कर दिया और दुकानदार से पता लगाया कि अभिमन्यु यहाँ क्या पूछताछ करने आया था। शाम के 7:30 बजे अभिमन्यु घर वापस आया तो दीनदयाल ने फौरन उससे पूछा, कोई सुराग हाथ लगा सर जी? अभिमन्यु ने थोड़ा निराश में कहा, हाथ लगते लगते रह गया। दीनदयाल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अभिमन्यु ने उसे सब कुछ विस्तार में बताया और उस गमछे वाले आदमी के बारे में भी बताया और ये भी कहा कि वो उस आदमी का चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन वो जानता है कि इस आदमी को किसने पीछे भेजा होगा। अभिमन्यु का इशारा सरपंच की तरफ था और दीनदयाल को भी इसका अंदाज़ा लग गया था। अभिमन्यु और दीनदयाल दोनों को पता था कि अब से उन्हें इस तफ्तीश में सतर्क रहना पड़ेगा। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते जिससे सरपंच और ये गांव वाले भड़क जाएं, क्योंकि वो खतरनाक हो सकता है। अभिमन्यु ने अब दीनदयाल को उस राजकुमारी लाल साड़ी के बारे में बताया कि वो एक खास तरह की साड़ी है जो सिर्फ मुजफ्फरपुर में बनाई जाती थी और अगले दिन वो वहाँ जाकर पता लगाने वाला था। ये सुनकर दीनदयाल ने कहा,
इसका मतलब कातिल हर बार मुजफ्फरपुर जाकर साड़ी लाता होगा। ये सुनकर अचानक अभिमन्यु के दिमाग में एक बात आई और उसने दीनदयाल से कहा, नहीं, उसने ज़रूर अपने पास वैसी साड़ियों का ढेर जमा करके रखा होगा। उसने दीनदयाल से उत्साह में आते हुए कहा, कल सबसे पहले हमें एक ज़रूरी काम करना पड़ेगा। दीनदयाल ने पूछा, कैसा काम सर जी? अभिमन्यु ने तब दशरथ को फ़ोन मिलाया। रिंग जाने के कुछ देर बाद दशरथ ने फ़ोन उठाया और कहा, बोलो अभिमन्यु। अभिमन्यु ने कहा, सर सबसे पहले मोटरसाइकिल भेजने के लिए शुक्रिया, और सर मुझे आपकी एक मदद चाहिए। मुझे आज कातिल के बारे में बहुत ज़रूरी सुराग मिला है। टीआई दशरथ यह सुनकर खुश हो गए और फ़ोन पर कहा, ये तो बहुत अच्छी खबर है, बताओ क्या मदद कर सकता हूँ मैं। अभिमन्यु ने कहा, सर मुझे गांव में उन सब घरों की तलाशी लेनी है जिनके घरों में कोई खून नहीं हुआ है। दीनदयाल हैरत से अभिमन्यु की बातें सुन रहा था। दशरथ भी हैरान थे और उन्होंने अभिमन्यु से पूछा, मगर घरों की तलाशी से कातिल का पता कैसे चलेगा? अभिमन्यु ने दशरथ को जल्दी से अपनी थोक में खरीदी लाल साड़ी के बारे में बताया और ये भी कहा कि कातिल ने साड़ियाँ जरूर छुपा कर रखी होगी, इसीलिए सारे घरों का सामान चेक करना होगा। दशरथ ने उसे परमिशन देते हुए कहा, जो करना है जल्दी करे। अभिमन्यु ने उन्हें धन्यवाद दिया और गंभीर आवाज़ में कहा, हम तलाशी की शुरुआत आपके घर से करेंगे सर। ये सुनकर दशरथ और दीनदयाल की हवाइयाँ उड़ गई। क्या अभिमन्यु का इशारा इस ओर था कि टीआई दशरथ का हत्यारे से कोई लेना देना है? अब कौन सा नया सुराग अभिमन्यु के हाथ लगने वाला है? क्या अभिमन्यु को घरों की तलाशी के लिए गांव वालों और सरपंच का समर्थन मिलेगा? जानने के लिए देखिए चकिया की डायन। तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। धन्यवाद।